नवाज शरीफ ने बड़ा पैसा बनाया, लेकिन मुसीबत यह है कि इनका इतना बड़ा टब्बर है, वो सारे पैसे बनाने पे लगे हुए हैं। बेटे पैसे बनाने के लिए, दोनों बेटे नवाज शरीफ के आज लंदन में बैठे हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। तो करे कि क्यों कहते हैं? बताइए क्यों कहते हैं? बाशऊर करे के लोगों बताओ, ये क्यों कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? ये इसलिए कहते हैं, करा के इसलिए कहते हैं कि अगर ये कहें पाकिस्तान के शहरी हैं तो इनको बताना पड़ेगा कि अरबों रुपए के घरों में रहते हैं ये। मैं लंदन सबसे बेहतर जानता हूं। जिस इलाके में इनके घर हैं वो सारे लंदन का सबसे महंगा इलाका है और लंदन यूरोप का सबसे महंगा शहर है। ये उस इलाके में रहते हैं जिधर बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकता। ये चोरी का आपका पैसा, इस मुल्क से पैसा चोरी करके वहां रह रहे हैं। और जब इनसे पूछो कि जी ये हसन शरीफ, ये जो हसन शरीफ है, ये आता हूं अभी मैं डीजल के ऊपर भी, पहले इसकी बात कर लूं। हसन शरीफ लंदन के जिस घर में रहता है उसकी कीमत 10 अरब रुपया है। 10 अरब रुपया। जब इससे पूछो कि जी ये किधर से आपके पास पैसा आया, तो कहता मैं तो जवाब दे नहीं हूं क्योंकि मैं तो पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं। तो इसहाक डार ने भी बच्चे बाहर भेजे हुए हैं, शहबाज शरीफ के भी दोनों बेटे बाहर भाग गए, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। तो समझ जाएं कि ये जो सारे मिलके, ये जो सारा टब्बर है, सारे पैसे बना रहे हैं। और जब ये इक्तिदार में आते हैं इनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है। जो कि ये जो टेप लीक हुई है इससे वाज़ेह हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम को बहुत तकलीफ है कि मेरे दामाद को पैसे बनाने दो, उसको मुश्किलों में ना डालो, क्योंकि मरियम के पास तो बेचारी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो करेक्ट सुनो जरा, मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं। सारी दुनिया में मैं फिरा हूं, अमीर और गरीब मुल्कों में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि जो मुल्क अमीर होता है वह कानून की हुक्मरानी होती है। मतलब ये कि ताकतवर और कमजोर के लिए कानून होता है, और जो गरीब मुल्क है जिधर गुर्बत है उधर ताकतवर जब डाका मारे तो उसको एनआरओ मिल जाता है, और जो बेचारा सिर्फ कमजोर चोर जेलों में डालता है। मैंने जब जनरल मुशर्रफ के दौर में जेल में टाइम गुजारा आजाद अदलिया के लिए, तो पाकिस्तानियों ये याद रखो वहां कोई अमीर डाकू नहीं मुझे नजर आया, सिर्फ गरीब लोग नजर आए। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गया बड़े बड़े डाकू नजर आए वहां। हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकते। और कड़क मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कड़क के गौर से सुनो, दुनिया का सबसे अजीम इंसान, लीडर, अल्लाह का आखिरी पैगंबर, उसने तब 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर कमजोर के लिए, वो अगर कमजोर चोरी करे तो जेल में, लेकिन अगर बड़ा ताकतवर आदमी डाका मारे तो वो माशरा उसको पकड़ता नहीं था।
यही हो रहा है हमारे साथ। ये सारे जो चोर बैरूनी साजिश के तहत ऊपर बैठ गए, ये आपके सामने, सबके सामने एक चैलेंज आ गया। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े हो। अल्लाह का हुक्म है। बस 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 ओए ओ बस ठीक ठीक है, ठीक बस बस शुक्र अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को चैलेंज फेंका, हमें चैलेंज फेंका उसने कि ये जो साजिश के तहत इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को, जिसमें से 60% कैबिनेट के अंदर जो लोग हैं वो जमानत पे हैं, करप्शन की जमानत पे हैं, जो टोटल केसेस ये माफ करवा रहे हैं। आए आए बस 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 सुने 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 करक छोड़ दें आप इसको। बड़ी पता नहीं फिर कब मेरी मुलाकात होती है आपसे। तो सुने जरा, 4 साल के बाद आया हूं आपके पास। करक ये जो मैं हकीकी आजादी की तहरीक चला रहा हूं, मैं सारे पाकिस्तान जा रहा हूं और मेरी कोशिश है कि मेरी कौम इस फैसला कुन वक्त पे खड़ी हो। ये जो भी समझता है कि ये चोरों की हम गुलामी कबूल कर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त करम में जलसायाम से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि शरीफों ने सारा पैसा पाकिस्तान का लूटा है और लंदन में बड़े बड़े महलात बनाए हैं। जब ये हुकूमत में आते हैं मुल्क मकरूज़ होता है और इनकी जायदादें बनती हैं। लंदन के महंगे तरीन इलाके में इनकी जायदादें हैं। हमने कभी किसी की ग़ुलामी नहीं करनी। अमरीकी ग़ुलामों की ग़ुलामी से मौत बेहतर है। इन चोरों की कभी ग़ुलामी नहीं करूँगा। कर्क में जलसायाम से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब कर रहे हैं। कप्तान अब एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है। 25 मई को हमने जब 25 मई को एक पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद निकले तो इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया और तशद्दुद किया। इन्होंने लोगों को जेलों में डाला, औरतें बच्चे फैमिलीज के ऊपर शेलिंग की। इन्होंने रात के 2-2 बजे तक, रात के अंधेरे में घरों के अंदर घुस गए पंजाब में। हमारे वर्कर्स को पकड़ के ले गए, ख्वातीन को, बच्चों को डराया। और जिस तरह की शेलिंग की इस्लामाबाद में और लिबर्टी चौक में, लाहौर में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि फैमिलीज के ऊपर उन्होंने शेलिंग की। तो अब मैं तैयारी कर रहा हूं। मेरा प्लान है वो जो मुजरिम कातिल राना सनाउल्लाह, उसका भी प्लान है और शहबाज शरीफ का भी, और मेरा भी प्लान है। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कौन होगी। लेकिन मैं करक मेरे नौजवानों जरा सुने, क्योंकि मेरी कौम गैरतमंद है, मेरे लोग तकड़े हैं, हमारी कौम ताकतवर है। हमारे लोग अल्लाह में मानने वाले हैं। हमारे वो लोग हैं, हर मुश्किल वक्त पे कौम खड़ी हो जाती है। लेकिन ऊपर हमारे बैठे हैं वो लोग, आपने पता नहीं, खैर आपने तो नहीं देखा होगा, अभी शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क गया हुआ है, उधर इसने एक इंटरव्यू दिया, एक औरत के सामने इंटरव्यू दिया, और इतनी मुझे शर्म आई
कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर औरत के सामने कह रहा है कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा अगर पैसे ना दिए, हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकेंगे। उसको कह रहा है औरत को। मैं देख रहा हूं वो भी घबराई हुई है कि ये क्या कह रहा है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वो तो एक टीवी एंकर थी, उसे कहता है कि आप दुनिया को पैगाम दे कि हमारा मुल्क तबाह हो गया और हम कर्जे नहीं वापस कर सकते। मैं इसलिए अपनी कौम के सामने आज ये भी कहना चाहता हूं कि देखें, तरक ये सुने मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी भी कौम भीख मांग के, कभी भी कौम भीख मांग के ऊपर नहीं आई। कभी भी कौम अपनी गैरत मिट्टी में मिला के ऊपर नहीं आई। कभी भी कोई कौम जिसके अंदर कौमी गैरत नहीं होती, कभी वो ऊपर नहीं आती। आज तक अगर हम कर्जे लेके और दुनिया के सामने भीख मांग के, एड लेके अगर हमें तरक्की करनी होती तो अब तक कर चुके होते। 40 साल से हम एड मांग के गुजारा कर रहे हैं। जब अफगान जहाद हुई तो जब पाकिस्तान ने उनकी मदद की या पाकिस्तान ने कहा कि हम जहाद में शिरकत करते हैं, तो ये याद रखें कि हमारे तब सरबराह ने पैसे मांगे कि हमें पैसे कितना में दोगे। जब 9/11 के बाद हम अमेरिका की जंग में शामिल हुए, फिर हमें सबसे ज्यादा यह था कि हमें कितनी इमदाद मिलेगी। डॉलरों के पीछे हमने सिर्फ इसलिए कि हमने अपने मुल्क को ठीक नहीं किया और पैर पर नहीं खड़ा किया, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने बजाय लोगों की बेहतरी के लिए हम दूसरों के लिए बनाते थे ताकि डॉलर मिल जाए। मैंने जो आपसे आज बात करनी थी वो ये कि देखें, हमने अपने मुल्क को ठीक कैसे करना है, हमने अपने पैर पे खड़ा होना। इस मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हमने अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करना है। जो हमने हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस जो हमने लेके आए थे कि अपने लोगों की हमने सेहत का ध्यान रखना। हर खानदान के पास 10 लाख का हेल्थ कार्ड, उसके बाद सस्ते कर्जे दें ताकि लोग अपनी बिजनेस कर सकें और अच्छी पढ़ाई पे पैसा खर्च करें। अब महमूद खान एक एजुकेशन कार्ड लेके आ रहा है, उसके ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे तालिब इल्मों को हम एजुकेशन कार्ड दे, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं जाके। कौमें आगे बढ़ती है अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करके, और सबसे बड़ी बात कि वो दुनिया को पैसा एक्सपोर्ट करती है। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट से आमदनी बढ़ती है। हिंदुस्तान आज अपने पैर पे खड़ा है, आजाद फॉरेन पॉलिसी है। आज वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, अमेरिका जो भी कहे वो कहे, उसको परवाह नहीं है क्योंकि वो अपने पैर पे खड़ा है, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, रिजर्व्स हैं उनके। आज चाइना कैसे ऊपर गया? चाइना ने एक्सपोर्ट्स की, 30 साल में देखते देखते चाइना किधर चला गया। 90 की दिहाई में इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ईस्ट एशियन टाइगर कैसे बने? एक्सपोर्ट करके। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि ये 2 खानदान 30 साल से मुल्क पे मुसल्लत है, 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं 2 करप्ट खानदान। इनके दौर में हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश भी आगे निकल गया हमारे से। वो बांग्लादेश जो एक वक्त पे हम अपने ऊपर बोझ समझते थे जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो भी आगे निकल गया क्योंकि हमने कभी आगे का सोचा नहीं, कभी हमने आमदनी बढ़ाने का नहीं सोचा।
अच्छा करक, आप एक मुझे बताओ, आप वो काम पे टांगने वाली बिलावल को जानते हो? अभी अमेरिका में वो इंटरव्यू दे रहा था तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान करक में इस वक्त जलसायाम से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि 30 सालों में इन दो ख़ानदानों ने जितना पाकिस्तान को लूटा है इतना कभी किसी ने नहीं लूटा और इन्होंने मुल्क का दिवालिया बना दिया है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आएगी तो हम पाकिस्तान को इसके पैरों पर खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि KP में महमूद खान हेल्थ कार्ड के बाद अब एजुकेशन कार्ड भी लेकर आ रहे हैं, जिससे तमाम लोग तालीम हासिल कर सकेंगे, जितने तलबा व तालिबात हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी की ग़ुलामी नहीं करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब ये हुकूमत में आते हैं मुल्क मकरूज़ होता है और इनकी जायदादें बनती हैं। लंदन के महंगे तरीन इलाके में इनकी जायदादें हैं। ऑडियो से साबित हुआ कि मरीम नवाज़ कभी सच नहीं बोल सकती। इमरान खान ने ऑडियो का भी जिक्र किया और कहा कि मरीम नवाज़ अपने दामाद के पावर प्लांट के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी मंगवाना चाहती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ऑडियो सुनी है। वह सियासतदान है, पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन, उसका और तुम्हारा क्या मुकाबला था? और अगर मेरिट होता तो तुम्हारा सारा टब्बर आज इक्तदार में ना होता, और अगर मेरिट होता तो ये शरीफ खानदान का इतना बड़ा टब्बर सारे इक्तदार में, सारे अच्छा रिश्तेदार भी, वो भी इक्तदार में, इसहाकदार वो भी रिश्तेदार बन गया। अब ये भी रिश्तेदार है, मरियम का दामाद, जिसके लिए ये हिंदुस्तान से मशीनरी बुलाई जा रही है गैर कानूनी तौर पे। और दूसरी चीज, और मरियम क्या कहती कि ग्रिड स्टेशन बता दो मेरे वो दामाद की हाउसिंग सोसाइटी में। ग्रिड स्टेशन करक, ग्रिड स्टेशन का मतलब हर हाउसिंग सोसाइटी को अपना ग्रिड स्टेशन बनाना पड़ता है। ये कह रही है कि सरकारी तौर पे बना दो। सरकारी तौर का मतलब कि आपके टैक्स के पैसे से बना दो। और एक ग्रिड स्टेशन मैं तो नहीं जानता, कम से कम 70-80 करोड़ का तो आता होगा। 70-80 करोड़ का फायदा करवा दो मेरे दामाद को आपके पैसे से। तो इन दो खानदानों को तो मेरिट का मतलब ही नहीं पता। मेरिट, आज तक 10 साल पाकिस्तान का कप्तान रहा हूं, किसी टीम से पूछो कि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन इमरान खान करता था या नहीं। शौकत खाना में पूछो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अस्पताल है, क्या मेरे कोई रिश्तेदार है वहां? नमल यूनिवर्सिटी देखो, मेरिट पे चलती है। आज तक कोई इदारा दुनिया में मेरिट के अलावा नहीं कामयाब होता। और ये दो खानदान, इनको मेरिट का मतलब नहीं पता। और इंशाअल्लाह हम सारे मिलकर इस मुल्क में इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इलेक्शन के बाद हमेशा के लिए ये जो दो माफिया, जरदारी माफिया और शरीफ माफिया, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए इनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इलेक्शन के बाद शिकस्त देंगे, इलेक्शन से शिकस्त देंगे। अच्छा, अब मेरे नौजवानों, अच्छा मेरा प्लान क्या है इस इलेक्शन में? मुझे 3 विकेटें नजर आ रही हैं, 3। एक है बड़ी मुल्क की बीमारी जरदारी, एक है चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ। क्योंकि शहबाज शरीफ की खासियत पता क्या है? वो जब बूट देखता है वो पॉलिश करने शुरू कर देता है। और जितना बड़ा बूट उतनी अच्छी पॉलिश करता है वो। और तीसरी विकेट बड़ी देर से मैं देख रहा हूं इस तीसरी विकेट की तरफ भी।
और ये बीच वाली विकेट है और इंशाल्लाह इसके लिए वो जो मैंने इन स्विंगिंग यॉर्कर तैयार किया हुआ है, देर करके स्विंग करेगा लेकिन बीच वाली विकेट इंशाल्लाह लेके जाएगा। अब फजल रहमान ने किया क्या, आते साथ ही अपने बेटे को उस मिनिस्ट्री पे बिठाया है, NHA पे, जिधर सबसे ज्यादा पैसा बनता है। मैंने कहा फजल रहमान कम से कम चलो कोई दीनी काम ही करके चले जाओ, कोई जो हमने इतनी मेहनत से रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी, हमने बड़े बड़े दानिशवर और स्कॉलर्स को बिठा के एक रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी। वो क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी कौम को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पता हो, स्कूलों में बच्चे पढ़ें ताकि उनके कैरेक्टर उठे, ताकि वो मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखे, उनकी सीरत से। इसलिए हमने अथॉरिटी बनाई थी कि लोगों का कैरेक्टर हो। मुसलमान तो तब है जब वो नबी के रास्ते पे चलता है, और नबी का रास्ता वो है जो इंसान की अजमत का रास्ता है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक चीज अल्लाह से मांगते हैं, करेंगे एक चीज मांगते हो अल्लाह से कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं। तो सबसे ज्यादा नेमतें अल्लाह ने किसको बख्शी हैं? किसको बख्शी हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम उनका रास्ता मांगते हैं और इसलिए हमने ये अथॉरिटी बनाई थी ताकि मेरे बच्चों को, मेरे नौजवानों को पता चले कि दुनिया की तारीख का कितना बड़ा इनकलाब आया था मदीना में। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था, जिधर वो इंसान जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने उनको दुनिया के लीडर्स बना दिया, दुनिया की इमामत की उन्होंने। दो सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। ये तारीख का हिस्सा है और इसलिए अल्लाह हमें कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। और इसलिए मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई ताकि स्कॉलर्स हमारे बच्चों का निसाब उसमें सीरत नबी सिखाएं, ताकि हमारे नौजवानों को पता हो कि वो इनकलाब क्या था, कैसे उन्होंने ज़ेन बदल दिए। फिक्री इनकलाब था कि इंसान बदल गए। जो मौलाना रूमी कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए, क्यों जमीन पे रींग रहे हो, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को पर दे दिए, सब अजीम लोग बन गए, जो उनके इर्द गिर्द थे लीडर्स बन गए। और ये हुकूमत ने आके वो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बंद कर दी। इनको शर्म आनी चाहिए कि हम अपने लोगों की तरबियत करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके कैरेक्टर बड़े हों, अच्छे बुरे की तमीज समझे, अमर बिल मारूफ पे चलें। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। और इसलिए इंशाअल्लाह जब वापस आएंगे हम ये रहमतुल आलमीन अथॉरिटी को फिर से खड़ा करेंगे और अपने नौजवानों की तरबियत करेंगे ताकि मेरी कौम दुनिया की इमामत करे, दुनिया रज बने। करक मैं आपके जज्बा और जुनून को आज सलाम करता हूं। माशाअल्लाह, इस दोपहर की गर्मी में जिस तरह आपने, जिस शऊर से आपने मेरी बात सुनी, मैं अभी भी याद कर रहा हूं कि 4 साल पहले भी मैं आया था, तब भी मुझे एक बाशऊर करक के नौजवान नजर आए थे और आज भी मुझे नजर आए हैं। मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं, आपको सलाम करता हूं। अल्लाह 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 अल्लाह।
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त करक में जलसे-आम से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि मैं करक की आवाम के जज्बों को खुशामदीद कहता हूँ और आपके जज्बों को सलाम करता हूँ।